दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो जंगल से रिलेटेड है। और ये घटना जंगल में ही दो भाइयों के साथ में घटी थी जिनका नाम डेव और डेनियल था। उनके साथ में जो घटना घटी वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब आगे की कहानी मैं आपको डेनियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं आज की इस मिस्टीरियस कहानी को। मेरा नाम डेनियल है। ये घटना मेरे और मेरे भाई के साथ में सन 1997 में घटी थी। हमारी मम्मी नहीं है, क्योंकि जब हमारी मम्मी डेव को जन्म दे रही थी तब उनकी मौत हो गई थी। मुझ में और डेनियल में सिर्फ 1 साल का फ़र्क था। हमारे पापा ने ही हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक पाला था। मेरे पापा एक म्यूज़िशियन थे और उनको एक बड़ी सारी जगह चाहिए थी जहाँ पर वो अपना कॉन्सर्ट वगैरह कर सकें। ये घटना हमारे साथ में तब घटी थी जब हम 12 साल के थे। मतलब मैं 12 साल का था और डेव 11 साल का था। पापा ने एक अच्छी सी जगह ढूंढ ली थी जिसमें उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह थी जहाँ पर पापा अपना कॉन्सर्ट वगैरह कर सकते थे। और उस जगह के जस्ट पीछे एक घना जंगल मौजूद था। वहाँ पर हमें पापा ने जाने से मना किया हुआ था। उन्होंने हमें कहा था कि हम कभी भी इस जंगल में कदम नहीं रखेंगे। और हम लोग पापा की बात मानते भी थे। हम उस जंगल में नहीं जाते थे, लेकिन हमारे घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन था। हम दोनों वहीं पर खेला करते थे। तो एक शाम की बात है, हमारे पापा घर के अंदर ही थे, खाना वगैरह बना रहे थे और मैं और डेव बाहर बॉल से खेल रहे थे। इतने में ही बॉल अचानक से बहुत ज़्यादा हवा में उठी। इतनी हवा में हम दोनों से ही नहीं उठ सकती थी, लेकिन न जाने कैसे वो बॉल हवा में उठी और जंगल के अंदर चले गई। अब पापा ने तो हमें जंगल के अंदर जाने से मना किया हुआ था और बॉल खुद ब खुद तो हमारे पास आने से रही। हम लोग सोचने लगे कि अब ये बॉल लेकर आएगा कौन। तो डेव ने मुझे कहा कि हम लोग जल्दी से जाकर बॉल को उठा लाते हैं, पापा को पता नहीं चलेगा। हमें हमारी बॉल सामने ही नज़र आ रही थी। मुझे भी ये बात ठीक लगी कि बॉल सामने ही तो है, हम जाके जल्दी से उठा लाते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। तो हम दोनों ही बॉल उठाने के लिए उस जंगल के अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही हमने उस जंगल के अंदर पैर रखा, हमें ऐसा महसूस होना शुरू हुआ जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी हमें देख रही है। उस जंगल के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भरी हुई थी। मैं उस नेगेटिव एनर्जी को फील कर सकता था। लेकिन हम लोग जल्दी से बॉल के पास में गए और बॉल को उठाया। लेकिन जैसे ही हमने बॉल को उठाया तो हमने देखा कि हमसे करीबन 30-35 मीटर की दूरी पर पापा खड़े हैं। हम उस आकृति की शक्ल तो अच्छे से देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी बनावट बिल्कुल पापा की तरह ही थी। हमें लगा कि पापा जंगल के अंदर क्या कर रहे हैं, वो तो घर के अंदर खाना बना रहे थे। हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या रिएक्ट करें। डेव ने भी उस आकृति को देखा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो पापा है या नहीं, लेकिन डेव को पूरा यकीन हो चुका था कि वो पापा ही है। उसने पापा को आवाज़ देते हुए कहा, पापा, आप वहाँ क्या कर रहे हो? इसके बाद में उस आकृति ने हम दोनों को अपने पास में बुलाया। हम दोनों ही उस आकृति के पास में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन न जाने कैसे हमारे पैर खुद ब खुद उस आकृति की तरफ चले जा रहे थे। हम लोग जाना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे तैसे करके हमारे पैर खुद ब खुद चल रहे थे। और हैरानी की बात तो यह है
कि हम जैसे जैसे उस आकृति के पास में जा रहे थे वैसे वैसे वो आकृति हमसे दूर होते जा रही थी। वो आकृति हमें जंगल के एकदम अंधेरे जगह पर ले जाना चाहती थी और हम लोग अपने घर से कब इतनी ज़्यादा दूर आ गए हमें पता तक नहीं चला। हम जैसे जैसे उस आकृति के पास में जाते वो आकृति वैसे वैसे हमसे दूर होते जाती। अब हम लोग हमारे घर से इतना ज़्यादा दूर हो चुके थे कि अब हम हमारे घर को देख तक नहीं सकते थे और अब वो आकृति भी वहाँ से गायब हो चुकी थी और हमारे शरीर भी इस तरीके से एकदम फ्री हुआ जैसे किसी ने हमको बांध के रखा हुआ था। करीबन 5-6 सेकंड तक हमने अपने आप को संभाला और फिर हमने देखा कि हम लोग जंगल के काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुके हैं। इसके बाद मैंने डेव का हाथ पकड़ा और घर की तरफ काफ़ी तेज़ी से भागा। हमारे पीछे वैसे कोई भी नहीं था लेकिन हमें फील हो रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जैसे तैसे करके हम लोग घर पहुंच गए। जब हम लोग घर के अंदर गए तो हमने देखा कि पापा सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। पापा के पास में गए और हमने पापा को बताया कि पापा हमारे साथ में ये हुआ था। पापा को ऐसा लगा कि शायद कोई चोर हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए पापा ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाई और फिर इसके बाद में पापा ने हमें जंगल के अंदर कदम रखने से एकदम स्ट्रिक्ट मना कर दिया और फिर हमारा भी कभी उस जंगल में जाने का मन नहीं हुआ और फिर ऐसी कोई घटना हमारे साथ नहीं घटी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपके साथ में भी कोई ऐसी घटना घटी है और अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अमेरिका के एक लड़के के साथ में घटी काफ़ी मिस्टीरियस घटना बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिस लड़के के साथ में ये घटना घटी थी उसका नाम एलेक्सीन था और अब आगे की घटना मैं आपको एलेक्सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम एलेक्सीन है, मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2016 में घटी थी। दरअसल ये घटना मेरे साथ में तब घटी जब मैं रात में अपने दोस्त के घर जा रहा था और सुनसान सड़क पर मेरे साथ में ये मिस्टीरियस घटना हुई थी। तो दरअसल हुआ ये था कि मैं और मेरे पापा हम दो ही लोग हैं जो कि हमारे घर में रहते हैं। मेरी मम्मी नहीं हैं और मेरे कोई भाई बहन भी नहीं हैं। पापा सुबह काम पर जाते थे और रात को वापस आते थे और मैं स्टूडेंट था उस वक्त और मैं भी फिर अपने कॉलेज जाता था और फिर वापस आ जाता था। एक रात को मेरे दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया और कहा कि मेरे बाकी के सारे दोस्त उसके घर पर मिल रहे हैं और एक रीयूनियन प्लान किया गया है, मतलब एक पार्टी टाइप आप उसको समझ सकते हो। और मैं वहाँ जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और उसी वक्त पापा भी आ गए। पापा के पास में एक कार थी जिसको मैं चला तो सकता था लेकिन मुझे पापा से परमिशन लेने में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन मैंने हिम्मत करके पापा से परमिशन ले ली और उन्होंने मुझे परमिशन दे भी दी। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो जो मेरे दोस्त का घर है वो मेरे घर से 30 मिनट की दूरी पर है, लेकिन मैं एक शॉर्टकट जानता था
जो कि जंगल के पास में से गुजरता था, जिसकी वजह से मेरे 15-20 मिनट बच जाया करते थे। और जब भी मैं अपने दोस्त के घर जाता था तो मैं उसी रास्ते से जाता था, लेकिन दिन में जाता था। मैं उस रास्ते से कभी भी रात में नहीं गया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब मैं कार लेकर उस रास्ते से रात में मेरे दोस्त के घर जा रहा था। तो मेरे पापा ने मुझे परमिशन तो दे दी, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ खास कही। उन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी को संभल कर चलाना। उन्होंने वैसे तो पहले कभी ये बात मुझे कही नहीं थी, लेकिन उन्होंने पहली बार मुझे ये बात कही। और जब उन्होंने मुझे ये बात कही तो उनके चेहरे पर मैं साफ साफ एक डर देख सकता था। खैर, मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद मैं पापा की कार लेकर अपने दोस्त के घर निकल चुका था। उस वक्त रात के करीबन 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे। मैं उसी शॉर्टकट रास्ते के ऊपर अपनी गाड़ी ले गया। एकदम सुनसान रास्ता था, वहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। मेरी कार की लाइट की वजह से ही मुझे दिखाई दे रहा था। एकदम सुनसान रास्ता था। उस सुनसान रास्ते पर मैं अपनी कार को करीबन 80-90 की स्पीड पर चला रहा था। वो जिस रोड पर मैं गाड़ी चला रहा था वो भी एकदम प्लेन रोड थी, कोई ख़राब रोड नहीं थी। और इसीलिए मैं अपनी गाड़ी को इतनी तेज़ चला रहा था। नॉर्मली मैं इतनी तेज़ कभी चलाता नहीं हूँ और मेरे अंदर अपने दोस्तों से मिलने की एक्साइटमेंट भी बहुत थी, इसलिए मैं गाड़ी को तेज़ चला रहा था। लेकिन फिर थोड़ा ही आगे जाने के बाद मुझे एक आदमी नज़र आया जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब इंसान था। मैं उसको अजीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने जिस तरीके के कपड़े पहने हुए थे वो इस ज़माने के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। उसके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये कपड़े कोई 60s या 70s के हों। और उसकी कद काठी भी काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा छोटा था और उसका जो पेट था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा मोटे थे और उसके पाँव तो मुझे दिख ही नहीं रहे थे क्योंकि उसने जिस तरीके के कपड़े पहने हुए थे वो उसके पैरों तक लटक रहे थे, जिस वजह से उसके पाँव मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। जैसे ही मैंने उस आदमी को देखा, न चाहते हुए भी मैं अपनी गाड़ी उसके पास में ले जाने लगा। मैं अपनी गाड़ी को उसके पास में ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी गाड़ी इसके पास में ले जानी चाहिए और इसको पूछना चाहिए कि क्या इसको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है। मैं अपनी गाड़ी को उसके पास में लेके गया। वो मेरे लेफ़्ट साइड पर था, मतलब मैं जिस साइड पर बैठकर गाड़ी चला रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने अपना कांच नीचे किया और उसको मैंने पूछा कि क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ। उसने मुझे कहा कि हाँ, आप मेरी मदद कर दीजिए, मुझे यहीं आगे ही कहीं जाना है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। उसके बाद वो नीचे झुका और फिर मैंने एक ऐसी चीज़ नोटिस करी जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस थी और ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं। वो बात ये थी कि जब मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था उस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश भी हो रही थी। और जब वो आदमी नीचे की तरफ झुककर मेरी गाड़ी में बैठा था तो उसके कपड़े पूरी तरीके से सूखे हुए थे। मैंने ये बात पहले तो नोटिस नहीं की, लेकिन जब वो मेरी गाड़ी में बैठा तो फिर मैंने उसकी कपड़े देखे और फिर मैंने ये बात नोटिस करी, लेकिन मैंने इस बारे में उसको कुछ भी पूछा नहीं। वो मेरी गाड़ी में बैठ चुका था और काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो अपने पलके तक नहीं झपका रहा था। मैं काफ़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था क्योंकि ऐसा कोई इंसान मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा था। वो एकदम सामने की तरफ देख रहा था और बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। और फिर उसके बाद मैं अपनी गाड़ी चलाने लगा। मैं अपने दोस्त के घर की तरफ अपनी गाड़ी लेके जा रहा था। मैं अपनी टेढ़ी आंख से उसको बार बार देख भी रहा था। करीबन 5-6 बार देखने के बाद उस आदमी ने मुझे बिना कोई मुंह हिलाए एक बात कही जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। उसने मुझे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम यही सोच रहे हो कि मैं इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। उसने जब मुझसे ये सवाल पूछा तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी। इस बार उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी हो गई थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई लाउड स्पीकर में उस आवाज़ को बोल रहा हो। खैर, मैंने इस बात पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही मैंने कोई जवाब दिया। मैं अपनी गाड़ी सीधा सीधा चलाए जा रहा था।
उसके बाद मैंने हिम्मत करके उस आदमी से पूछा। शुरुआत में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि यार ये आदमी क्या है, और मैं उस मुसीबत से काफ़ी ज़्यादा निकलना भी चाहता था, और इसीलिए मैं चाहता था कि ये आदमी जल्द से जल्द मेरी कार से उतर जाए। इसलिए मैंने उस आदमी को पूछा कि आपको कहाँ उतरना है। उसके बाद उसने मुझे कहा कि जहाँ तुम्हारा मन हो मुझे उतार दो। ये जो उसने जवाब दिया काफ़ी ज़्यादा अजीब था, और जब उसने ये जवाब दिया था तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ चुकी थी। मैं उसी को देख रहा था और फिर मैं गाड़ी चलाता रहा। फिर उसके बाद आगे जाके एक पेट्रोल पंप आया, जिस पर न जाने क्यों खुद ही मेरा पैर ब्रेक पर चला गया और वो गाड़ी रुक गई। उसके बाद उस आदमी ने मुझे कहा, आपने मुझे सही जगह उतारा है, मुझे यहीं पर उतरना था। मैं न चाहते हुए भी उस गाड़ी को कंट्रोल कर रहा था। मेरा माइंड कुछ और चाह रहा था और मेरा शरीर कुछ और ही कर रहा था। मैंने गाड़ी के ब्रेक पर पैर रखा था, लेकिन वो मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं रखा था। मेरा पैर खुद ब खुद ब्रेक के ऊपर चला गया था और गाड़ी रुक गई। उसके बाद वो आदमी गाड़ी से उतर गया और मेरे सामने ही वो पेट्रोल पंप के पीछे अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन जब वो पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था तब मैंने कुछ ऐसी चीज़ देखी जिसके बाद मुझे यकीन हो गया कि ये जो इंसान इतनी देर से मेरे साथ में बैठा हुआ था ये कोई इंसान नहीं था। मैं बताता हूँ आपको कि मैंने क्या देखा था। जब वो इंसान मेरी गाड़ी से उतरकर पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था तब मैंने उसको अपनी आंखों से देखा था। मैंने देखा कि उस इंसान ने अपने सर के ऊपर से वो टोपी निकाली और उसके सर के ऊपर 2 सींग निकले हुए थे और काफ़ी ज़्यादा अजीब वो आदमी लग रहा था। और मैंने उसके कोट के अंदर से ही एक पूंछ को भी आइडेंटिफाई किया। मैं ये साफ साफ देख सकता था कि उसकी एक पूंछ भी निकली हुई है और उसके सर पर 2 सींग भी थे। ये देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकता। इसके बाद वो इंसान मुझे बिना देखे पेट्रोल पंप के पीछे अंधेरे में कहीं गायब हो गया। इसके बाद 2 मिनट तक मैं अपने आप को संभालता रहा कि अभी ये मेरे साथ क्या हुआ है। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को चलाते हुए अपने दोस्त के घर पहुंच गया। मेरे वहाँ पर मेरे जितने भी दोस्त थे उन सबको ये घटना बताई। उनमें से कुछ लोगों ने मुझ पर यकीन किया और कुछ लोगों ने यकीन नहीं भी किया। और ये घटना मैंने अपने पापा को भी कभी नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पापा कभी भी मुझे गाड़ी देने से मना करें। इसलिए मैंने ये घटना उनको कभी भी नहीं बताई। और ये जो अजीब सी घटना मेरे साथ में घटी ये काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। मैं इसको कभी समझ नहीं पाया कि ये मेरे साथ में क्या घटना घटी। इस घटना के बाद में मैं उस रास्ते से रात में कभी नहीं गुजरा और फिर ऐसी कोई घटना मेरे साथ में नहीं घटी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 2 रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़ बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे बाकी 2 चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंट्रो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आज की पहली घटना मैं आपको बताता हूँ। यह पहली घटना घटी थी निश्चय जी के चाचा जी के साथ में, और अब आगे की घटना मैं आपको निश्चय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊँगा। मेरा नाम निश्चय है। आज की जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे चाचा जी के साथ में उनके गांव में घटी थी। मेरे चाचा जी गुवाहाटी के रहने वाले हैं। ये घटना उनके साथ 1997 में घटी थी। ये घटना
बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और मेरे चाचा जी इस घटना के बाद से भूत प्रेत में यकीन भी करने लगे हैं। ये घटना उन्होंने ही मुझे बताई थी। तो दरअसल हुआ ये था कि 1997 से पहले मेरे चाचा जी रोज़ सुबह 5 बजे उठकर, हमारा एक सरकारी स्कूल था, उसके पास में एक खाली मैदान था, गाय वगैरह रोज़ वहाँ पर आकर गोबर करके जाती थी। तो मेरे चाचा जी हमेशा सुबह 5 बजे जाकर वहाँ से सारा का सारा गोबर उठाकर ले आते थे ताकि वो उस गोबर को खाद की तरह उपयोग कर सकें। तो एक नॉर्मल सी ही सुबह थी। मेरे चाचा जी रात के 3 बजे ही उस मैदान में चले गए। उन्होंने मुझे बताया था कि वो वैसे तो रोज़ सुबह 5 बजे ही जाते थे, लेकिन उस रात को 3 बजे ही उनकी नींद खुल गई और उनको ऐसा फील होने लग गया था कि कोई उनको उस मैदान की तरफ बुला रहा है। मेरे चाचा जी ने टाइम भी नहीं देखा था, वो बस उठे, वो जिस थैले में गोबर को भरते थे उस थैले को उठाया और उस मैदान की तरफ निकल गए। जब वो उस मैदान के अंदर गए तो उन्हें एक नेगेटिविटी फील होने लग गई थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और अपना गोबर उठाने के काम में लग गए। फिर वो अपना गोबर उठा ही रहे थे, इतने में ही उनको एक गाय की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन ये गाय की आवाज़ कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी। इस गाय की आवाज़ को सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही बड़ी और बहुत ही भारी गाय ऐसे आवाज़ निकाल रही हो। वो आवाज़ चाचा जी के पीछे से आई थी। जब चाचा जी ने पीछे पलट के देखा तो उन्होंने देखा कि एक हद से ज़्यादा बड़ी गाय उनके करीबन 50 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। वो गाय साइज़ में एक एवरेज गाय से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और उसकी वो लाल लाल आँखें, वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी और काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मेरे चाचा जी ये समझ चुके थे कि ये कोई नॉर्मल गाय नहीं है, ये पक्का कोई प्रेत या फिर कोई छलावा है। वो इस बात को समझ चुके थे और उन्होंने अपना थैला वहीं पर छोड़ा और जितना दम लगाकर वो भाग सकते थे वो हमारे घर की तरफ भागने लगे। जब चाचा जी घर की तरफ भागने लगे तो वो गाय भी चाचा जी के पीछे ही दौड़ने लगी। लेकिन जब चाचा जी उस गाय से थोड़ा सा आगे आ गए तो वो रुके और उनको एक चीज़ याद आई। उनको याद आया कि उनके गांव में ऐसा कहा जाता है कि जब कोई इंसान अपना खुद का पेशाब ही अपने ऊपर छिड़क लेता है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस इंसान के पास में नहीं आती। तो इसीलिए जब चाचा जी थोड़ा आगे पहुँचे तो उन्होंने अपने हाथ में पेशाब कर दी और अपने पूरे शरीर के ऊपर उसको छिड़क लिया। आपको ये सुनने में काफ़ी गंदी हरकत लग रही होगी, लेकिन ऐसा सच में होता है। अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहते हैं तो आप अपने पूरे शरीर के ऊपर अपना खुद का पेशाब अगर छिड़क लेंगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास में नहीं आ सकती। चाचा जी ने भी यही काम किया। उन्होंने अपना पूरा पेशाब अपने ऊपर छिड़क लिया था और वो गाय भी चाचा जी के करीबन 10 मीटर की दूरी पर ही आके रुक गई थी। वो गाय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। वो ऐसे लग रही थी जैसे चाचा जी को आज जान से ही मार देगी, लेकिन वो चाचा जी के पास में नहीं आ पा रही थी। फिर चाचा जी को करीबन 15 से 20 सेकंड तक ऐसे ही देखने के बाद वो हवा में ही कहीं गायब हो गई, जैसे वो हाड़ मांस से नहीं बल्कि हवा से बनी हो। चाचा जी फिर भागते हुए अपने घर आ गए। वो जैसे ही घर आए सबसे पहले उन्होंने अच्छे से नहाया और फिर वो सो गए। अगली सुबह उन्होंने ये सारी घटना पूरे घर वालों को बता दी। घर के बड़ों ने उनको काफ़ी डांटा और फिर चाचा जी उस दिन के बाद में उस मैदान में फिर कभी नहीं गए। और इस घटना के बाद में चाचा जी ने ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ पर और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर भी यकीन करना चालू कर दिया। और इस घटना के बाद में कभी भी चाचा जी का ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी से सामना भी नहीं हुआ। और ये घटना खुद चाचा जी ने मुझे बताई थी और मेरे चाचा जी कभी भी झूठ नहीं बोलते, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये घटना एकदम सच्ची घटना है। तो दोस्तों, ये थी पहली रियल इंडियन हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको दूसरी स्टोरी बताता हूँ। ये दूसरी घटना घटी थी दीपांशु जी के साथ में और अब आगे की घटना मैं आपको दीपांशु जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊँगा।
मेरा नाम दीपांशु है। मैं ओडिशा राज्य का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2017 में घटी थी। मैं वहाँ पर एक हॉस्टल में रहा करता था और अपनी पढ़ाई वगैरह करता था। मैं जिस रूम में रहता था वहाँ पर आरव नाम का भी एक लड़का रहा करता था। मैं उसको पहले से नहीं जानता था, लेकिन रूम में करीबन 3-4 दिन साथ में रहने के बाद मेरी उसके साथ में एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन गई थी। हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे और हम लोग रोज़ हमारे हॉस्टल के पास में ही एक झील थी, वहाँ पर हम लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए जाया करते थे। तो एक नॉर्मल सी रात थी। रात के करीबन 2:30-3 बज रहे होंगे। आरव उठा और मेरे पास में आया। उसने मुझे कहा, दीपांशु, चलो मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। मैं गहरी नींद में था, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा वो मैंने अच्छे से सुन लिया था। मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि कहीं ये नींद में तो नहीं है। मैंने उसको पूछा भी सही, आरव क्या तुम नींद में हो? उसने वही चीज़ फिर से दोहराई, चलो मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। मैंने उसको कहा, तुम क्या पागल हो गए हो क्या? जाके सो जाओ, हम लोग बाद में मछलियाँ पकड़ने जाएंगे। लेकिन वो मेरे ऊपर जोर लगाने लगा। वो मुझे कैसे भी करके लेकर जाना ही चाहता था। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो चलते ही हैं। तो फिर मैं रेडी हुआ और आरव काफ़ी ज़्यादा जल्दी में लग रहा था, जैसे उसको जल्द से जल्द उस झील के पास में पहुंचना हो। मैं धीरे धीरे चल रहा था और आरव बहुत तेज़ी से आगे जा रहा था। वो मुझसे आगे निकल चुका था और झील पर भी वो मुझसे पहले पहुंच चुका था। मैं उसके बाद में झील पर पहुंचा था। अभी भी एकदम घुप अंधेरा ही था। लगभग रात के 3 ही बज रहे होंगे। मैं उस झील के पास में पहुंच चुका था। आरव झील की तरफ ही मुंह करके खड़ा हुआ था और जब मैं धीरे धीरे करके आरव के पास में गया तो मैंने उसके पैरों की तरफ देखा। मैंने देखा कि उसके पैर पूरी तरीके से उल्टे थे और जब मैंने उसके पैरों को ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि उसके पैर ज़मीन से भी 2-3 फुट ऊपर थे। उसको देख के लग रहा था कि आरव ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में खड़ा हुआ है। जब मैंने उसके पैरों को ध्यान से देखा था तो आरव, जो कि झील की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था, वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे देखने लगा। वो मेरी तरफ पलट चुका था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये चीज़ देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और भागते हुए अपने हॉस्टल की तरफ आने लगा। वो जो भी वो चीज़ थी जिसने आरव का रूप लिया हुआ था वो भी मेरे पीछे भागने लगी। उसको मेरी तरफ आता हुआ देख मैं मन ही मन में भगवान का नाम लेने लगा और जैसे तैसे करके हॉस्टल पहुंचा। हॉस्टल पहुंचते ही मैंने आरव को पूरी घटना बताई। आरव भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और वह पूरी रात हमने जागते हुए ही काटी। अगली सुबह हमने आसपास के लोगों से उस झील के बारे में पता किया तो हमें पता चला कि वो झील हॉन्टेड है। वहाँ पर एक बाघ रहता है। अगर आप नहीं जानते कि एक बाघ क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ, ओडिशा के कल्चर में एक बाघ नाम की एक नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है जो कि झील के आसपास पाई जाती है। अगर कोई इंसान पानी में डूबकर मर जाता है तो वो आगे जाकर बाघ बनता है और इसके अंदर कई तरीके की शक्तियाँ भी होती हैं, जैसे वो किसी का भी रूप ले सकता है, किसी की भी आवाज़ निकाल सकता है और ये अक्सर लोगों को पानी में डुबाकर मार डालता है। और ये बात जानने के बाद हम लोगों ने उस झील के पास में जाना बिल्कुल बंद कर दिया और इसके बाद ऐसी कोई घटना हमारे साथ नहीं घटी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों घटनाएं काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये दोनों घटनाएं पसंद आई तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक इंडियन हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये घटना घटी है
प्रणव जी के साथ में। ये घटना उनके साथ उनके गांव में घटी थी, उनके पिताजी के साथ में। और अब आगे की कहानी मैं आपको प्रणव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो और अगर आप वो चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में फीचर करूं, तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे बाकी 2 चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप बाकी सारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें। तो अब आगे की कहानी मैं आपको प्रणव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। ये घटना मेरे साथ साल 2017 में घटी थी। साल 2017 में मेरी उम्र करीबन 19 साल की थी। मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और मेरा पूरा परिवार अपने गांव गया हुआ था। मेरा गांव उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मुझे मेरे गांव जाना काफ़ी पसंद था। मेरा पूरा परिवार गांव गया हुआ था। मेरे परिवार में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी एक बड़ी बहन थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे 3 साल बड़ी थी और उसका नाम साक्षी था। हमारा पूरा परिवार गांव गया हुआ था और गांव में हम लोग पहले पापा के घर पर रुके और उसके बाद हम लोग मम्मी के घर चले गए थे। मुझे मम्मी के घर मतलब नानी जी के घर पर रहना काफ़ी पसंद था। वहाँ पे कई सारी चीज़ें थी जिसके साथ जब मैं खेलता था या फिर उन चीज़ों को यूज़ करता था तो मुझे काफ़ी आनंद मिलता था। जैसे वहाँ पर कई सारे आम के पेड़ थे तो मुझे वहाँ चढ़कर आम तोड़कर खाने में काफ़ी मज़ा आता था। वहाँ पर झूला भी था और कई सारी चीज़ें थी करने के लिए, इसलिए मुझे नानी जी के घर पे जाना ज़्यादा पसंद था। लेकिन इस बार जब मैं गया तो मुझे मेरी नानी ने एक बात कही जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। उन्होंने मुझे कहा कि रात में 7 बजे के बाद मैं घर के बाहर ना निकलूं। जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हें बताने की बात नहीं है, बस तुम 7 बजे के बाद इस घर से बाहर नहीं निकलोगे। उन्होंने ये बात मुझे काफ़ी सीरियस होकर कही थी और मैंने उनकी बात पर यकीन कर भी लिया था क्योंकि मेरी नानी काफ़ी मजाकिया किस्म की हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ये बात एकदम सीरियस होकर कही थी, इसलिए मैंने ये बात मान ली और मैं रात में बाहर नहीं निकलता था। लेकिन करीबन चौथी या 5वीं रात होगी, मैं मेरे पापा के साथ में शाम के करीबन 8 या 8:30 बज रहे होंगे, हम दोनों घर के बाहर निकल गए। मेरे पापा भी ये बात नहीं जानते थे कि आखिर नानी ने ये बात क्यों कही थी। जो बात नानी ने मुझे कही थी वही बात नानी ने मेरे पापा को, मेरी मम्मी को और मेरी बड़ी बहन को भी कही। ये बात नानी ने क्यों कही ये हम में से किसी को समझ नहीं आया। मैंने तो नानी की वो बात सुन ली थी लेकिन पापा को नानी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और उनको कुछ काम आ गया था, इसलिए करीबन 8:30 बजे वो घर से बाहर निकल गए। और क्योंकि वो घर से बाहर निकल गए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उन्हीं के साथ चले जाता हूँ, क्योंकि घर पर खाना वाना खा के सब फ्री हो गया था। आप जानते ही होंगे कि गांव में खाना वाना जल्दी खा लिया जाता है और मैं अपने घर पे खाना बहुत लेट खाता था और खाना खा के सीधा सो जाया करता था। लेकिन नानी जी के घर पे खाना काफ़ी जल्दी हो गया था और मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं पापा के साथ में ही चला गया। जब हम वो काम कर कर जब वापस आ रहे थे तब हमारे साथ ये घटना घटी थी और ये घटना काफ़ी डरावनी और काफ़ी मिस्टीरियस घटना है। जब हम वापस आ रहे थे तो हम लोग पैदल थे। करीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर हमारा घर था और एकदम काला कट अंधेरा था। हम लोग हमारे फ़ोन की फ्लैश लाइट चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे और हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। पापा मुझसे स्कूल की बातें पूछ रहे थे और मैं भी उन्हें मस्ती भरे अंदाज में जवाब दे रहा था। हम दोनों ही मस्ती के मूड में थे, लेकिन ये मस्ती का मूड ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं था। हम लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से हमारे आसपास ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। हमें समझ में नहीं आया कि आखिर ये ठंड इतनी बढ़ क्यों रही है, क्योंकि वो मौसम ठंड का तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन हमने इस बात को इग्नोर किया और अपने घर की तरफ चलते हुए जा रहे थे। हम जिस सड़क पर चलते हुए जा रहे थे वो कोई पक्की
सड़क नहीं थी, वो एक कच्ची सड़क थी और उस सड़क के दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े खेत मौजूद थे। हम लोग चलते हुए जा रहे थे। इतने में ही एक औरत जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बाल बंधे हुए थे, और वो एक नॉर्मल सी ही औरत लग रही थी, वह औरत खेतों में से न जाने कहाँ से निकलकर हमारे सामने आ जाती है। जब वो हमारे सामने आई तो मेरे पापा ने उससे पूछा कि जी बहन जी, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। उस औरत ने जो कहा वो आज भी मुझे अच्छे से याद है। उस औरत ने काफ़ी अजीब बात कही। उसने मुझे कहा, क्या आप मुझे इंसाफ दिलाएंगे। उसने जैसे ही ये बात कही तो उसने रोना चालू कर दिया। और हम दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम लोग क्या करें। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह औरत एक नॉर्मल सी औरत लग रही थी और उसकी हरकतें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। फिर कुछ देर बाद वो औरत अपने बालों को खोल लेती है और उसकी साड़ी भी एकदम अचानक से हवा में उड़ने लग जाती है और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। उसकी वो लाल आंखें, उसने अपने हाथों को भी पूरा फैला लिया था। उसकी साड़ी हवा में उड़ रही थी और उसके बाल खुले हुए थे। ये डरावना मंजर हम कभी नहीं भूल सकते। उसने उस अंदाज में ही हमको कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे तुम खाना खिलाओगे। इस चीज़ को सुनकर मैं और पापा काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और हमें इस पॉइंट पर इतना तो यकीन हो गया था कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। हम लोग भगवान का नाम लेकर वहाँ से भागने लगे और बहुत तेज़ी से भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ता कच्चा था इसलिए हम लोग एकदम तेज़ी से नहीं भाग पा रहे थे। लेकिन जितनी तेज़ी से हो सकता था हम लोग भागे और अपने घर पहुँचे। वो औरत ने हमारा पीछा भी किया था, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो भी गायब हो गई थी। फिर जैसे ही हम घर पहुँचे तो मेरी नानी ने मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा किया और मुझे मना किया कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। हमने उन्हें वो सारी कहानी बताई और उन्होंने मुझे कहा कि वो जानती हैं कि वो औरत कौन थी। उन्होंने हमें बताया कि पिछले साल कुछ लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और उसका मर्डर करके उन्हीं खेतों के पास में उसकी लाश को डंप कर दिया था। ये बात जैसे ही हमने सुनी तो हम लोगों को काफ़ी दुख भी हुआ और उस औरत के बारे में सोच सोच कर मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आई। अगली सुबह जैसे तैसे करके मैं उठा। मुझे काफ़ी बुखार चढ़ा हुआ था, करीबन एक हफ्ते तक मुझे बुखार रहा और नानी ने जैसा कि मुझे कहा था कि मैं शाम को बाहर ना निकलूं, और तब से मैंने शाम को बाहर निकलना भी बंद कर दिया। और फिर कुछ समय बाद हम लोग हमारे ओरिजिनल घर में आ भी गए थे और उसके बाद मैं कभी भी अपने गांव वापस नहीं गया। शायद वो औरत आज भी वहीं पर है। मैं इस बारे में ज़्यादा किसी से बात तो नहीं करता, लेकिन जब भी इसको याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें कि अगली वीडियो में आपको क्या सुनना है, फॉरेन हॉरर स्टोरी या फिर इंडियन हॉरर स्टोरी। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जेम्स जी के साथ में घटी एक बहुत ही भयानक कहानी बताने वाला हूँ। ये कहानी सच में हुई थी और बहुत ही मिस्टीरियस और डरावनी कहानी है। ये कहानी मुझे मिली है रेडिट पर इसके कुछ फुटेजेस भी जेम्स जी ने अपलोड करे थे जो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा पाऊँगा। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली वो मैसेज भेज दूंगा। मैं उन वीडियोस को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड नहीं कर सकता। अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द फॉलो ज़रूर कर लें। मेरी 2 आईडी है,
और उन दोनों आईडी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और अब आगे की कहानी मैं आपको जेम्स जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम जेम्स है। ये घटना मेरे साथ 31 दिसंबर 2003 को घटी थी। ये घटना एक ऐसी घटना है जिसने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया था। वो रात मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। दरअसल हुआ ये था कि 31 दिसंबर 2003 के 5 दिन पहले मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मेरी एक पाँव की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मुझे करीबन 1 महीने तक बेड रेस्ट करना है और कोई भी काम नहीं करना। इसी वजह से मैं अपना न्यू ईयर भी नहीं बना पा रहा था। इससे पहले मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करता था, घूमने फिरने जाता था और बहुत मौज मस्ती करता था। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरी दादी और 2 छोटे भाई बहन थे। उस दिन मेरा पूरा परिवार बाहर घूमने के लिए गया हुआ था। घर पर मैं और दादी ही मौजूद थे। मैं अपने रूम में लेटा हुआ था और दादी मेरे बगल वाले रूम में लेटी हुई थी। हमारे घर में करीबन 5 कमरे थे। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। तो रात के करीबन 2 या ढाई ऐसे ही कुछ बज रहे होंगे। मैं सो रहा था और सोते सोते ही मुझे एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई मेरे रूम के सामने से चलकर जा रहा हो। उस घर में उस पॉइंट पर मेरे और दादी के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था और दादी भी अभी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। वो ज़्यादा चल भी नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी मैंने आवाज़ देकर पूछा कि दादी, वो आप हो क्या? लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। मुझे अभी भी ऐसा फील हो रहा था कि कोई तो है जो चलकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहा है। मैं उठ नहीं सकता था और फिर उसके बाद मुझे अचानक से ऐसी आवाज़ आई मानो कोई सीढ़ी से नीचे गिर गया हो। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, ये सोचकर कि कहीं दादी तो सीढ़ियों से नीचे नहीं गिर गई। मैं जल्दी से उनके पास गया। मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा। मैंने अपनी स्टिक उठाई और धीरे धीरे उस सीढ़ी के पास जा रहा था, ये देखने के लिए कि वहाँ पर कौन गिरा है और आखिर हुआ क्या है। जब मैं उस सीढ़ी के पास गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो कोई मौजूद ही नहीं था। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा वो मेरी लाइफ का सबसे डरावना मोमेंट था। सीढ़ियों पर खड़े होके मुझे हमारे घर का फ्रिज नज़र आ रहा था। वो फ्रिज खुला हुआ था और दादी अपना आधा शरीर उस फ्रिज के अंदर दी हुई थी। मुझे नज़र आ रहा था कि वो दादी ही है और वो अपना आधा शरीर उस फ्रिज के अंदर दी हुई थी। वो कुछ खाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने दादी को आवाज़ दी, लेकिन उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा। उसके बाद मैं सीढ़ियों से धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगा और दादी के पास जाने लगा। मैं दादी से करीबन 10 कदम की दूरी पर ही होऊंगा। तभी दादी ने अचानक से मुझे देखा। उनकी आंखें काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। उनके हाथों में मांस लगा हुआ था और वो मांस को ही खा रही थी। उनके मुंह पर भी हर जगह मांस लगा हुआ था। वो जो मोमेंट था वो मेरी लाइफ का सबसे डरावना मोमेंट था। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था क्योंकि मैं भागने की कोशिश कर रहा था। मेरी डंडी जिसके सहारे मैं चल रहा था वो भी वहीं पर गिर गई थी। दादी अभी भी मुझे देखे जा रही थी और मैं चिल्लाए जा रहा था। फिर मैं ज़मीन पर गिर गया और रेंगते रेंगते एक दीवार के पास चला गया। दीवार के पास जाकर मैं और चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मेरे पैर काम करना बिल्कुल बंद कर चुके थे। दादी अपनी जगह से उठी और वो मेरे पास चल कर आई। जब वो मेरे पास चल कर आई तो मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैंने अपने पैंट में ही टॉयलेट कर दी। दादी मेरे पास आई। उन्होंने मेरे मुंह के ऊपर अपना मुंह रख दिया और मुझे सूंघ रही थी। करीबन
5 से 10 सेकंड तक सूंघने के बाद वो वहाँ से चले गई और अपने रूम में चले गई। मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं पूरी रात वहीं पर ही बैठा रहा और मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। अगली सुबह मेरे मम्मी पापा आए। उन्होंने देखा कि मैं यहाँ पर इस हालत में पड़ा हुआ हूँ। मम्मी भगते हुए मेरे पास आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। शुरुआत में तो मैंने उन्हें नहीं बताया, लेकिन थोड़ा सा दबाव पड़ने पर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने फ्रिज को देखा तो मांस जो उसके अंदर रखा हुआ था वो पूरी तरह से फट चुका था। मैंने दादी के बारे में भी बताया। मेरे मम्मी पापा दादी के कमरे में भी गए। दादी अपने कमरे में सो रही थी और उनके हाथों और मुंह पर मांस लगा हुआ था। इस चीज़ को देखकर मेरे मम्मी पापा को मुझ पर यकीन हुआ कि मैं सच बोल रहा हूँ। ये जो घटना मेरे साथ में घटी, आखिर ये क्या चीज़ थी, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। उस रात मेरी दादी के साथ में क्या हुआ था, वो ना तो कभी वो समझ पाई और ना ही कभी मैं समझ पाया। मेरी दादी की मौत 2010 में हो गई थी और आज ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ। इस घटना के बाद ऐसी कोई घटना हमारे घर में या फिर मेरे घर के किसी और इंसान के साथ में नहीं घटी, लेकिन ये आखिर क्या था मैं खुद कभी समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।